Hello, my dear student and friends. Welcome to my YouTube channel, ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक अर्थशास्त्र के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे प्रायः लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यदि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट न किए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर भी करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। आप सब सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए आज हम आप सबके लिए विशेष टॉपिक पर जो चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की शाखाएं। देखिए, प्रायः हम मानते हैं अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की अपनी कुछ शाखाएं हैं जिनको हम विभक्त करके हम उन शाखाओं के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक को कहते हैं माइक्रो और दूसरे को कहते हैं मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, ये इसकी दो शाखाएं हैं। इन दोनों शब्दों में सर्वप्रथम अंतर 1933 में रेगनर फ्रिस के द्वारा किया गया। रेगनर फ्रिस ने सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों में अंतर किया था और इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया था 1933 में। माइक्रो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है स्मॉल, और इसको हम हिंदी में कहते हैं छोटा, लघु, व्यष्टि अथवा सूक्ष्म कहते हैं, मतलब छोटे की बात करता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है लार्ज या बड़ा, जिसको हम बड़ा कहते हैं, समग्र कहते हैं, समष्टि कहते हैं, बृहत कहते हैं। इन नामों में से किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। इस प्रकार जब हम अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक एक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम अध्ययन करते हैं, तो वह व्यष्टि अथवा सूक्ष्म कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उसका जिक्र करते हैं। जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि एकक इकाइयों का अध्ययन। यूनिट इज द स्टडी ऑफ यूनिट्स। एकक इकाइयों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। जबकि हम वही बात करेंगे मैक्रो की, तो मैक्रो ये बृहत है, बड़ा है, तो समग्र इकाइयों के अध्ययन को हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम सभी की बात करते हैं, किसी स्पेशल या एक की बात नहीं करते हैं। तो समग्र इकाइयों का अध्ययन ही क्या है, मैक्रो है। इज द स्टडी ऑफ कंपोजिट यूनिट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार या समग्र बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, समग्र रोजगार, समग्र व्यय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इस प्रकार के जब समग्र की हम बात करेंगे तो वो होगा समष्टि। और जब हम वही व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो वो होगा व्यष्टि। अर्थात जब हम क्या बात करेंगे, व्यक्तिगत, फर्म, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, इस प्रकार जब हम व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे या एक एक इकाइयों की बात करेंगे हम, तो वह होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जब बात करेंगे राष्ट्रीय आय की तो वह होगा समष्टि अर्थशास्त्र। जब वहीं हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की, पर कैपिटा इनकम की, तो वह होगा क्या, माइक्रो। इस प्रकार माइक्रो एकक इकाइयों का अध्ययन है, जबकि
मैक्रो समग्र इकाइयों का अध्ययन है। माइक्रो और मैक्रो को विकसित करने का श्रेय, देखिए माइक्रो को सबसे अधिक विकसित करने और इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य और लोकप्रिय बनाने का कार्य 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो प्रकाशित होती है प्रोफेसर मार्शल की, इस पुस्तक के बाद से सबसे अधिक लोकप्रियता इसे प्राप्त हुई है। अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स को लोकप्रिय और विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर कीन्स को जाता है। कीन्स को ही अर्थशास्त्र का शेक्सपियर कहा जाता है। कीन्स को अर्थशास्त्र का शेक्सपियर कहा जाता है। इस प्रकार जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, माइक्रो और मैक्रो में अंतर, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पार्ट हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं। जब हम किन्हीं एक अंग की बात करेंगे, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, गला, ये क्या है? विभिन्न अंगों से बना हुआ हमारा क्या है? शरीर है, बॉडी है। तो जब हम शरीर के किसी एक अंग की बात करेंगे तो वह आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब वहीं हम शरीर के सभी अंगों की एक साथ बात करेंगे, जब शरीर के सभी अंगों का एक साथ वर्णन करेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जा रही है? हमारी बॉडी है। तब हम कहेंगे उसे समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार आप सभी को बेहद सरल और आसान शब्दों में व्यष्टि और समष्टि का अंतर हमने आपको बताया। आशा है आपको व्यष्टि और समष्टि में आसानी से आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो व्यष्टि और समष्टि को ठीक तरह से आप समझिएगा और इसे बेहतर लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित भी करिएगा कि क्या और भी जानना है, तो हम आप सबको उस तरह से नए टॉपिक पर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। हाँ, एक चीज, जो अध्ययन की विधियां होती हैं, अध्ययन की विधियां तो ये दो होती है, जैसा आप जानते हैं। एक होता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, और दूसरा होता है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। निगमन और आगमन विधि, जब हम मैक्रो से माइक्रो की बात करेंगे, समष्टि से व्यष्टि, तब ये होगा निगमन विधि। और जब वहीं व्यष्टि से समष्टि में आएंगे तब ये होगा आगमन विधि। इस प्रकार बृहत से सूक्ष्म की तरफ आना है निगमन विधि, और सूक्ष्म से बृहत की तरफ जाना आगमन विधि। छोटे से जब हम बड़े की तरफ जाते हैं तब वो होता है समष्टि या आगमन विधि, और जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो वो कहलाता है निगमन विधि। इन्हीं दोनों विधियों का प्रयोग हम अध्ययन की विधियों के अंतर्गत करते हैं, और प्रायः ये चीजें आप टेट हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पढ़ते हैं। तो आगमन और निगमन विधि से प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। तो हमने कहा जब शरीर के अंगों की बात करेंगे तो देखिए शरीर क्या है? बड़ा पार्ट है, और उसके अंग क्या है? छोटे हैं, तो ये होगा निगमन। और अंग से जब बॉडी की बात करेंगे तो वो होगा आगमन, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि, दो विधियों का प्रयोग हम अध्ययन विधियों के लिए करते हैं।
तो आशा है आगमन और निगमन विधियां भी आपको समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।